देखिए, मध्यकाल में मेजर दो वंशों ने शासन किया है। पिछला वंश में आपने देखा जैसे पूरे के पूरे मध्यकाल को जब हम लोग ईयर में बांटते हैं, पढ़ा चुके हैं एक बार आपको, खाली बैकअप के लिए बता रहे हैं, तो 750 से लेकर के 1750 एडी तक को हम लोग कहते हैं मध्यकाल। ठीक है, इस 750 से लेकर के 1200 के बीच आप क्या देखे थे? राजपूत काल। भले गजनी का आक्रमण हो रहा था, गोरी का आक्रमण हो रहा था, लेकिन सत्ता राजपूतों के हाथ में। उसके बाद क्या देखे आप? आज वो एकदम बाइफरकेट नहीं करेंगे कि अब दिल्ली सल्तनत में कौन। उसके बाद क्या देखे आप? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। यानी मोटे तौर पर 750 से लेकर के 1206 तक आप क्या देख रहे हैं? राजपूत काल है। 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक क्या देख रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। बीच बीच में नए नए प्रांतीय छोटे मोटे राज्य होंगे, लेकिन मोटे क्षेत्र पर जो शासन करेगा वो दिल्ली सल्तनत होगा। और तीसरा अब जो महत्वपूर्ण है वो शेरशाह सूरी था, लेकिन कितना साल? पूरे भारत पे शासन 4 साल भी नहीं किया, इसलिए उसका बेटा फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद अगर कोई लंबा समय तक बड़े क्षेत्र पर शासन किया तो मध्यकाल के कारण 1707 तक, ऐसे इनका अंतिम वंशज 1857 तक भारत पे शासन किया। ठीक है, तो अगर आप ईयर के हिसाब से देखिएगा तो 320 साल दिल्ली सल्तनत का शासन रहा है, और अगर 1857 से देखिएगा तो 331 साल मुगलों का शासन रहा है, 57 तक। अब 320 और 331 बराबर ही हो गया, लगभग 300 में गुना करिए तो दोनों बराबर शासन किया है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होने जा रहा है? फर्क ये होने जा रहा है कि इसमें वंश बदल जा रहा है। राजा तो बदलेगा, एक की मृत्यु होगी दूसरा बनेगा, लेकिन वंश नहीं बदलना चाहिए। गुलाम वंश के बाद खिलजी आ जाता है, तुगलक आ जाता है, डायनेस्टी बदल जाता है। यहाँ केवल राजा बदलता है, डायनेस्टी तो वही रहता है, वंश वही रहता है। इसीलिए मुगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 331 साल तक एक ही वंश का शासन कर होना। आप अगर देखिए तो 326 बीसी में अशोक के दादा शासन में आए थे और 185 बीसी तक इनका शासन रहा। तो आप अगर घटाइएगा तो 12 में 8 जाएगा 4, देखिए ये भी 150 साल ही शासन हुआ। यानी कोई भी लुढ़कते पुढ़कते ही सही, लेकिन कोई एक डायनेस्टी 331 साल तक शासन करे, ये वो भी मध्यकाल में, जहां की सत्ता अस्थायी, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है या बात है। इस कारण से हम लोग जो है मुगलों के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब जरा देखिए क्या कहता है। मध्यकाल में लीजिए, जो हम बोल रहे हैं वही यहाँ थोड़ा डिटेल्स लिख दिया है। किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों और संस्कृतियों में इतनी विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अभी एक छोटा सा घटना खाली देख लीजिए कि हम सब भारतीय हैं, लेकिन खाली ये राजनीति की बात देखिए, खाली आपके विधानसभा क्षेत्र में वो व्यक्ति गुजरात का ही हो, ठीक ना, लेकिन अगर आपका विधानसभा क्षेत्र मान लीजिए कि इनका ही लेते हैं कि चूड़ा हो, ठीक है ना, कौन आता है आपका विधानसभा क्षेत्र? विधानसभा क्षेत्र कौन आता है? अब कहाँ से घूमते हैं? बोलिए, हाईवे पर, जगह भूल गए मैं, लीमड़ी, तो लीमड़ी विधानसभा क्षेत्र। अब लीमड़ी विधानसभा क्षेत्र में गुजराती को ही टिकट दे, लेकिन कोई दाहोद का आदमी को टिकट दे दे, तो उतने में बाहरी और भीतरी का हल्ला शुरू हो जाएगा, ठीक ना। यानी हम इतनी सांस्कृतिक विविधताओं वाला लोग हैं
कि आज के डेट में भी हम ये मानने को नहीं तैयार हैं कि जब वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहते हैं, हम भारत के लोग, तब फिर लिमड़ी से लिमड़ी का ही आदमी हो, ये क्या जरूरी है? आदमी अच्छा होना चाहिए। अगर लिमड़ी में कोई दिल्ली टिकट दे के खड़ा कर दे तो उसका क्या हाल होगा? वो तो और भयानक स्थिति में चला जाएगा। यही है कि मध्यकाल में जो हमारी इतनी सांस्कृतिक विविधता है वो आज भी कंटिन्यू करती है। कल हम मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे, मेरा वहां फंक्शन था, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो उसमें हम क्या बोले सबके सामने, क्योंकि मेरा उच्चारण ही बार बार वो लोग अनाउंस कर रहा था, यही सांस्कृतिक विविधता कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये, और गुजरात से आए, ठीक है। अब हम सोच के कुछ और गए थे बोलने, लेकिन जब हमको गुजरात का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, वो शुरू होने के पहले नहीं अनाउंसमेंट करता है कि ये भी आए हैं वो भी आए हैं, तो उसमें जो मेन पद वाला होता है उसका नाम लेते रहता है। जब मेरा नाम लिया तब भी यही बोला, 500 किलोमीटर गुजरात से आए हैं। देखिए इसी को कहते हैं कि दिमाग, तुरंत मेरे दिमाग में एक गाना आया, तो आप मेरा वीडियो देखिएगा, वो सब वीडियो आप में नहीं डालते हैं, तो हमने शुरू किया कि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी से सीखिए, जहां गए उस धरा को प्रणाम करना है, इंदौर, वहां कोई न कोई एक महापुरुष होंगे, तो देवी अहिल्या के चरणों में बंदा। उसके बाद हम क्या कहें कि मनोज कुमार एक गाना गाया कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो आज चूंकि मैं गुजरात से आया हूं, तो गुजरात का रहने वाला हूं, गुजरात की बात सुनाता हूं। पूरी बात हमने गुजरात की रखी। क्या देख रहे हैं? यही कि हम एक अलग कल्चर को बोले। इसका नतीजा क्या निकला? तो और भी जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे उनके तुलना में सबसे ज्यादा हमारा ही फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, मेरा आधार कार्ड। हम खाना खा रहे थे तो कम से कम 70-80 लोग घेरे हुए था, सब एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज कर रहा था, नहीं हमको तो आप ही के नीचे काम करना है। यही कल्चरल विविधता में। अब हम एमपी जाएंगे तब एक बार नहीं कहेंगे हम गुजरात से हैं, फिर हम अपना तोमर सरनेम लेके दौड़ने लगेंगे क्योंकि वो एमपी का सरनेम, फिर तो कहेंगे एमपी का बेटा आपके सामने बोल रहा है। यही है यहाँ पे देख रहे हैं। बिहार में चुनाव लड़ने जाएंगे तब क्या कहेंगे, हम तो यहीं जन्म लिए हैं, यहीं के हैं। यही है मध्यकाल कि वहां लोग अपने कल्चर के प्रति विविधता, क्यों हो गया विविधता? बौद्ध भी है, जैन भी है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी आ गया। अब आइए, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। जो समझाए वही बोला कि मुगलों ने अपने पूर्ववर्तियों के विरुद्ध यानी दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध एक विशाल साम्राज्य कायम किया, और छोटी अवधि के लिए नहीं किया, 331 साल के लिए किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो उस वक्त मुगलों के अधीन बस केरल वाला पार्ट नहीं था, बस पूरा भारत उसके अधीन था। लेकिन अशोक को उससे महान इसलिए मानते हैं कि उतना ही अशोक के भी अधीन था, लेकिन अशोक के अधीन अफगानिस्तान भी था। जहांगीर का काल आते आते बाबर का संपर्क कंधार से टूट गया। हाँ, जहांगीर के काल में कंधार उसके हाथ से निकल गया। शाहजहां के काल में हमेशा के लिए अफगानिस्तान से मुगल बाहर हो गए। मुगल हैं अफगानी, अफगान से आए हैं, अफगानी नहीं है लेकिन अफगान से आए हैं। अभी तो आप पढ़िएगा कि मुगल कौन है, मंगोल हैं, बस इतना ही ध्यान रखना। अब आइए, उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वो उनके राज के पतन के बाद भी टिके थे। उनके प्रशासन का, वहीवट का जो मालखू है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वो इस किताब के हिसाब से नहीं। जब आप जीएस का पेपर 2 पढ़िएगा मेंस, तो वहां पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा कि भारतीय वर्तमान प्रशासन मुगलों के प्रशासन पर आधारित है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तब मोटा मोटी पोस्ट उसी पर आधारित। उसके बाद हमने चेंज किया। अब डिप्रेस नहीं होना है, मौर्यों के प्रशासन पर भी आधारित।
वही ये भी लिया है, कुछ नया नहीं लिया है। तो क्या देख रहे हैं, तो इसने ऐसा प्रशासन खड़ा किया कि वो आज के भी प्रशासन का गाइडलाइन ये करने की बात करता है। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। क्या देखे, बाद के जो भी शासक हुए वो कहीं न कहीं घुमा फिरा करके मुगलों के ही प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाए, थोड़े चेंज किए लेकिन उसी व्यवस्था को अपनाए। जैसे वारेन हेस्टिंग्स कहा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो नया कुछ भी नहीं है, बुजुर्ग को लगेगा झटका। इसी क्लास में बोलते हैं वो नया कुछ नहीं है, वो मुगलों की 10 साला प्रणाली ही है। उसने परमानेंट किया नाप करके जमीन को। अब मुगलों ने कहा 10 साल का एवरेज निकाल कर तुमको हम परमानेंट कर देते हैं कि इतना देना होगा, यही कह रहा है। ठीक है, अब आइए, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासक के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले से प्राचीर को संबोधन करते हैं। आज भी ये लाल किला 15 अगस्त के लिए क्या हुआ कि लाल किले पर कब्जा है, यानी भारत पर कब्जा है। जबकि हकीकत में अगर हमको कभी ऐसा मौका आएगा तो हम यहाँ से झंडा नहीं फहराएंगे, हम एक नया राजनीतिक परिपाटी लाएंगे, लोग को अच्छा लगेगा। क्यों लाल किला से एक नया देंगे, हिंदू मुसलमान करने में मूड हुआ तो कि क्यों लाल किला से, दूसरे जगह से क्यों नहीं? क्या महाराणा प्रताप हमारे कमजोर थे क्या? तो कोई 15 अगस्त को चित्तौड़ के किले से फहराएंगे, शिवाजी का संबलगढ़ किला चलेंगे, कोई दिन वहां से फहराएंगे। लेकिन क्या देख रहे हैं, अभी चूंकि हमारा इतिहास रुका हुआ है कि लाल किले पर जिसका कब्जा उसी का पूरे भारत पे कब्जा। ठीक है, अब आइए अपने मूल प्रश्न पर। मुगल कौन? मुगल 2 महान शासकों के वंशज नहीं थे, मुगल 2 महान लुटेराओं के वंशज थे। ये शब्द पकड़िएगा, ठीक है। माता की ओर से वो मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। तो बाबर अपनी मां की ओर से चंगेज खां का वंशज था। और चंगेज खां कहानी में थोड़ा सा आप सुन चुके हैं कि जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत आया था, भारत पर आक्रमण करके लूटना चाह रहा था, जिसको इल्तुतमिश विफल कर दिया था कूटनीतिक तरीके से। यहां तक तो पढ़े हैं। पिता की ओर से वह ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक ना? नक्शा निकालिए। संपूर्ण एशिया वाला निकालिएगा। देखिए क्या पढ़ रहे हैं ऊपर, देखिए। माता की ओर से वो मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पे राज करते थे। मध्य एशिया का मतलब रूस से टूटा हुआ ये 5 देश, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जितना है। तब उससे जो चीन का भाग सटेगा वही ना, पूरा चीन पर तो उसका शासन था नहीं। तो क्या समझना है, ये वेस्टर्न चीन जो है ये तिब्बत से भी इधर जो इससे सटता है, ठीक ना, और मंगोलिया, ठीक ना, इतना बड़ा राज चंगेज खान का था। अब सोचिएगा कि उस समय के हिसाब से वह व्यक्ति मंगोलिया से जीतते हुए कजाकिस्तान आया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान को जीतते हुए अफगानिस्तान आया, और तब सिंधु नदी के किनारे पहुंच गया। कितना बड़ा राज्य उसका। क्लियर हो गया? लेकिन उसके मरते ही राज खत्म हो गया, क्योंकि कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, लूटमार पे आधारित व्यवस्था थी। और तैमूर लंग जो है वो देख लीजिए, वो वर्तमान का यानी अफगानिस्तान जो है वो फुटबॉल का मैदान, जिसको आना है आक्रमण करे। देख रहे हैं ना, ऊपर से चंगेज खान अफगानिस्तान पे आया,
तैमूर का अफगानिस्तान नहीं बोल रहे हैं शासन, कहाँ लिखा है? ईरान, इराक और टर्की। देख रहे हैं? इतना छोटा छोटा डिवीजन मत करिएगा आज का। उस सीरिया भी, मतलब उस समय वो सब उसी के कब्जे में था, ठीक ना? तो इतना बड़ा राज तैमूर का भी था। तो अगर नाना और दादा दोनों का शासन अधिकार क्षेत्र अगर बाबर ले लेता तो शायद खुद ही शासन नहीं कर पाता, घर बैठ जाता। इतना बड़ा राज किसी का नहीं होता। समझ गए? अब क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते। मतलब कभी भी मुगल स्वयं को भारत में मंगोल नहीं कहा। अगर वो मंगोल कहा होता तो आप स्वयं से अनुभव करिए कि आप भी नहीं पढ़े हैं इतिहास, लेकिन गप तो कभी किए हैं इतिहास में। तो आज के पहले कभी स्मृति में भी आता था कि ये मंगोल होंगे? पढ़ाई वाला गप छोड़ दीजिए समाज में, क्योंकि ये कहा ही नहीं कि हम मंगोल हैं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित। अगर उस समय जनता को ये पता चल जाता कि ये चंगेज खान का वंशज है, तो फिर क्या देख रहे हैं कि करिश्मा खाली बेटा का नाम तैमूर रखता है, विवाद हो जाता है। फर्क पकड़िएगा, क्योंकि वो नरसंहार से जुड़ा हुआ चीज, ठीक है? तो फिर बाबर के वंशजों को यहाँ टिकना मुश्किल होगा। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज्बेकों से भी संबंधित थी। उज्बेकिस्तान में जो उज्बेक जनजाति है वो भी काफी नरसंहार किया है। जब आप बड़े इतिहास पढ़ेंगे अगला साल, तो अकबर के काल में भी उज्बेकों ने विद्रोह किया। तो यानी नरसंहार करने वाला एक मंगोल है, दूसरा उज्बेक है उस समय। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व महसूस करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। तो चंगेज कहलाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो खाली और खाली लूटमार पे आधारित था और नरसंहार। तैमूर भी लूटमार ही किया था, लेकिन वो तैमूर इसलिए कहलाना पसंद करता था कि तैमूर 1398 में थोड़े ही समय के लिए दिल्ली में शासक बन बैठा था। तो यहाँ के जनता में वो फ्लैश कराना चाहता था कि मेरा ही पूर्वज तुम्हारे यहाँ शासन किया है, हम तो रिपीट करने आए हैं। जैसे अशोक कलिंग में रिपीट करने गया था। इतिहास पढ़ते इसमें जोड़ देगा कि जैसे अशोक महापद्मनंद के द्वारा जीते गए कलिंग को ही जीतने गया था ना, जो बीच में स्वतंत्र हो गया। अशोक तो बार बार यही कहता है कि हमको आक्रमणकारी मत समझो, समझना है तो महापद्मनंद को समझो। हम तो अपने पूर्वज के द्वारा जो हमको देना चाहता था वो मगध साम्राज्य, उसमें ये स्वतंत्र हो गया था, तो उसको हम फिर से विलय करने के लिए जा रहे थे। अब आइए चित्र 2। तैमूर, उसके उत्तराधिकारियों और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र जो 1702 से 12 के बीच में बनाया गया। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिने तरफ ये। जब भी चित्र को देखना हो तो ऐसे देखा जाता है, राइट और लेफ्ट, किताब के नजरिया से नहीं। उसका पुत्र मीरन शाह है, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा। लकड़ दादा मतलब समझे? नहीं समझे तो हिंदी कमजोर है ना आप लोग का। देखिए, दादा जो हुए वो उनके पिताजी परदादा, तो परदादा के जो दादा होते हैं उनको लकड़ दादा, हिंदी समझ गए? तो क्या देख रहे हैं कि ये लकड़ दादा है, इसका मतलब लकड़ पोथा भी होगा, ऊपर से नीचे आइएगा। तो बाबर तैमूर के बेटे मीरन शाह का लकड़ पोता भी। उसके बाद अबू सेर, जो बाबर का दादा था, तैमूर के बाईं तरफ देख रहे हैं, एक मिनट सॉरी, ये है ये मीरन शाह, पेज में बड़ा होगा, ये लकड़ दादा है, और ये जो है ये अबू सेर। अब आइए, तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये जो बाबर का परदादा है, यानी लकड़ दादा, परदादा, दादा। देख रहे हैं? सब देख लिए।
उमर और उमर शेख जो बाबर का पिता है उसको तो हम पहचानते हैं क्योंकि यहाँ से भारत का इतिहास शुरू होता है, वो ये। फिर आइए, तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति क्रमशः बाबर, अकबर और शाहजहां है ना। इधर इधर से घुमाते जाइए, बाबर, अकबर और शाहजहां। ये जो है यहाँ इसने लिखा नहीं है, ये यही है अकबर। अकबर के हाथ में हमेशा निशानी है, वो चील रखता था, तो ये है अकबर, ठीक है। तो जहांगीर, फिर देखिए उसके दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तो ये एक्चुअली मुगल सम्राट ने 1702 में अपने को गर्वान्वित करने के लिए एक ऐसा दिखाया कि हम इस ट्री के हैं, इस वंश के हैं। जो तैमूर हुआ और उसके बाद लकड़दादा, फिर दादा, फिर परदादा, फिर पिता, मतलब ऐसे ऐसे घुमाते जाना है, ठीक ना। ऐसे करते हुए ये पूरा। अब देखिए बहादुर शाह प्रथम नहीं है इसमें फोटो, क्योंकि ये बहादुर शाह प्रथम के ही काल की लगभग की घटना है, या औरंगजेब ने बनवाया होगा। 1702 है, इसलिए वो अपने बाद कोई राजा कौन बनेगा वो तो बता के नहीं गया था, तो हो सकता है कि उसके बाद का फोटो नहीं हो। तो इस मुगलिया सल्तनत के इस फाउंडर को देख करके उसके बाद बाकियों को आप चार्ट के हिसाब से समझ लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे। अभी आपको एक चीज और बता देते हैं, ये लकड़ दादा ये सब तो छोड़ दीजिए, दादा और पिता का नाम तैयारी करने वाला नहीं याद रहता है। अब आइए, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासकों ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगल के समूह की तस्वीर प्रस्तुत करता है। ये जो है, ये लाल किला के अंदर सब आ गया। तो अब इतना पहले लिखते हैं, फिर देखेंगे बाबर का सैन्य अभियान। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए मुगल साम्राज्य। मुगल कौन? लिखिए। मुगल वंश का मुगल वंश का भारत में संस्थापक, मुगल वंश का भारत में संस्थापक बाबर था। फिर लिखिए, बाबर माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। फिर लिखिए, चंगेज खान का साम्राज्य चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर था। पिता की ओर से वह तैमूर लंग का वंशज था। तैमूर लंग का वंशज। तैमूर का साम्राज्य ईरान, इराक और वर्तमान टर्की था।
तैमूर लंग ने तैमूर लंग ने, लंग इसीलिए कहते हैं कि वो लंगड़ा था, तो इसीलिए उसको इतिहासकार तैमूर लंग कह के बुलाता है। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अब लिखिए बाबर की वंशावली। यहाँ जिसका फोटो नहीं है वो भी देखेंगे। अब एक हुमायूं का नहीं है, गिरते पड़ते रहा था, उसका कौन रखेगा? हुमायूं की वंशावली, नहीं सॉरी बाबर की वंशावली, या ऐसे सॉरी लिखिए तैमूर की वंशावली, बाबर ने तैमूर की वंशावली। डायनेस्टी ऑफ तैमूर, यही पहले लिखिएगा तैमूर लंग, फिर लिखिए मीरन शाह, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, उमर शेख, मीरन शाह, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, अबू शेख, फिर उमर शेख। एक्चुअली आपको यही यहाँ से ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, बाबर का पिता कौन था, किसका वंशज था? उमर शेख। एक्चुअली इसका नाम था मिर्जा उमर शेख। बाबर के पहले किसी ने भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। फिर लिखिए बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। आगे पढ़ें। अब कहता है मुगल सैन्य अभियान, मतलब कहने का कि मुगल सैन्य अभियान का मतलब कि बाबर को जो राज्य मिला था वो बिल्कुल एक छोटा सा राज्य था, फरगना। उस छोटे से राज्य वाला आदमी भारत पर आक्रमण करके और उसका पोता भारत पे शासन करने लगा। वो कैसे? तो देखिए क्या कहता है। प्रथम मुगल शासक बाबर, ये 1526 नहीं है, ये तो भारत पर आक्रमण का डेट लिखा। उसका जन्म तो 14 फरवरी 1498 में हुआ। यहाँ जन्मदिन नहीं लिखा है, हमको क्या लेना देना है? तो देखिए क्या कहते, 1494 में हुआ था, सॉरी। तो उसको जो है हम लोग वो जन्म से नहीं जानेंगे, भारत कब आया तब से जानेंगे। कहता है प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र 12 साल। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेक के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ध्यान रखना है कि मंगोल कई शाखाओं में विभाजित थे। इसका मतलब ये हुआ, एक तुर्क था, एक उज्बेक। ये दो इंपॉर्टेंट समझिएगा। बाबर तुर्क है और उज्बेक जो है इसके राज्य पे आक्रमण करता है। तुर्क में भी फिर कई शाखा है, उनमें से एक शाखा है चगताई। तो इसीलिए बाबर चगताई तुर्क था। कौन बनेगा करोड़पति सवाल था आज से लगभग 1 महीना पहले।
चंद्रेल को जरूर याद रहेगा और किसी को रहेगा। तो उसमें यही पूछा था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा था। तो जिसको खाली ये मालूम हो जाएगा कि वो चगताई तुर्क था और भाषा पूछेगा चगताई, तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका अपने क्लैन का भाषा नहीं है। तो उसने चगताई भाषा में लिखा। और अगर वो चगताई ऑप्शन नहीं दे तो फिर तुर्की भाषा में लिखा, क्योंकि पटनी, चरोतरी, महसानवी गुजराती ही हुआ ना। अगर ये पूछे कि महसानवी ऑप्शन दे देता तो महसानवी में टिक मारिएगा, लेकिन महसानवी हो ही नहीं, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, तब तो गुजराती में ही टिक मारिएगा ना। तो वो हो गया तुर्की भाषा। तो कौन बनेगा करोड़पति में चगताई पूछा था। 50 लाख का सवाल था, इजी थोड़े पूछेगा। तो ये जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मुगल कई शाखाओं में विभाजित थे, मंगोल। उनमें से एक शाखा जो है तुर्की, जो महत्वपूर्ण है, दूसरा उज्बेक। तुर्कियों के अंदर कई शाखाएं थी, जिनमें से कि बाबर चगताई शाखा से बिलोंग करता है। अब तो उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसको अपने पिता का गद्दी छोड़ना पड़ा। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में इसने काबुल पर कब्जा कर लिया। अभी बताए कि ये तो अफगानिस्तान में था ही नहीं, ईरान, इराक और टर्की। तो उज्बेकों ने वहां पर आक्रमण किया। कैसे किया होगा तो इसमें देखिए, उज्बेकिस्तान कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान को जीता होगा जो है उज्बेक, सीधे ईरान घुस गया होगा। क्लियर हो गया। तो बाबर वहां से पहले काबुल पर कब्जा किया 1504 में। 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। और उस समय इब्राहिम लोदी का शासन कोई बहुत बड़ा नहीं था, दिल्ली और आगरे के बीच ही था। बाकी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जौनपुर में सरकी वंश, मालवा में दिलावर खान, मालवा मतलब आज का ग्वालियर। तो जब ग्वालियर आगरा के बीच अब डिस्टेंस क्या है, 200 किलोमीटर तो है। तो जब ग्वालियर में ही नया राज हो गया तो फिर आगरा से थोड़ा बहुत और आगे उसका हो सकता है, मुरैना तक मान लेते हैं शासन होगा। तो अब बाबर को क्या मिला, पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली और आगरा, ये यहां तक का शासन मिला। दिल्ली पर जिसका भी शासन रहा है, मोर और लेस पूरा पंजाब तो उसके अधीन रहा ही है। शुरू से आप देख रहे हैं कि इसको पंजाब मिला है। आज चूंकि ये अफगानिस्तान के तरफ से आया है तो पाकिस्तान वाला इलाका जीतते हुए आएगा। तो दिल्ली सल्तनत के लोगों का पश्चिम की ओर हमेशा पकड़ रहेगा, क्योंकि वो भी तुर्क ही थे। गुलाम बख्श, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सब आए हैं उधर से ही। तो उधर वाला तो पकड़ मजबूत रखेगा, क्योंकि वो कट गया तो इधर तो घेर के मार देगा उसके बाद उसको। तो क्या देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन हमेशा सिंधु नदी के पार तक का एरिया तो रहेगा ही। जब पूरब की ओर बढ़ेंगे तो वो आगरा के आगे नहीं था, ऐसे समझना। अब आइए तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे वहां पर आएगा, उनके प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। तो क्या दिखाया है, ये तैयार करेंगे लिखते समय। बाबर 1526 से 1530 में कहां कहां आक्रमण किया। भारत से हमको मतलब है, हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। 27 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया, यानी राजपूतों की शक्ति को खत्म किया। 1528 में चंदेरी में राजपूत को हराया। और इसका नतीजा क्या निकला कि दिल्ली और आगरा पर इनका पूर्ण नियंत्रण। अब आइए उसके बाद हुमायूं। तो हुमायूं गलती क्या किया, देख रहे हैं इसमें हमेशा एवं लगाता है। 40 से 55 तक वो निर्वासित रहा भारत से, क्योंकि उस बीच में शेरशाह शासन किया है। तो हुमायूं क्या किया, तो अब इसका 4 भाई था। तो पिता जो है वसीयत बना के गया था बाबर कि मेरा राज 4 बेटों में बांट दिया जाए बराबर, और एरिया लिख कर दिया था कि ये उसको मिलेगा, हिंदाल को मिलेगा,
अस्करी को मिलेगा, हुमायूं को मिलेगा, ऐसे करके बांट दिया। तो हुमायूं ने अपने पिता के वसीयत का भरपूर जो है ये किया और अपना जायदाद चारों भाइयों में बांट दिया। लेकिन हर भाई को एक प्रांत मिला था, लेकिन उसका भाई जो था उसमें खास करके कामरान, वो जो है बार बार सपना देख रहा था कि हुमायूं को क्योंकि बड़ा था तो दिल्ली वाला एरिया तो उसी को मिलेगा। तो वो बार बार सपना ये देख रहा था कि ये अगर हट जाए तो हम फिर पूरे का पूरा शासन हम कर लेंगे। हिंदाल और अस्करी में उतना माने योग्यता नहीं था। तो कामरान के साथ जो है हुमायूं को इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ गया, वो जब अगले बार पढ़िएगा, कि इसीलिए वो शेरशाह के सामने हार गया, क्योंकि उसकी शक्ति कमजोर हो गई, भाइयों को ही हरा। वही लिखा है, अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। कैसे? तो शेर खान, उसका नाम था फरीद खान, शेरशाह, बाद में हुआ शेर खान, फिर बाद में शेर खान शेयर मार्केट हो गया, तो हम शेरशाह बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले था फरीद खान। तो तब वो एक छोटा सा सूबेदार का नौकरी करता था। जा रहा था, रास्ते में शेर आ गया और उस पर हमला बोल दिया। तो तलवार में एक ही झटके से मारा था, शेर के 2 टुकड़े हो गए। उस दिन से उसको राजा कहने लगा, सुल्तान बिहार का, कि ये शेर खान, शेर को ही खा गया। और जब ये राजा बन गया तो इसने कहा कि मैं शाह की उपाधि, सुप्रीम पावर। तो शेर खां बाद में हो गया शेरशाह। तो ओरिजिनल नाम फरीद खां, बाद में शेर खां, उसके बाद शेरशाह। तो क्या देख रहे हैं कि शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में कैसे हराया था वो भी बता चुके हैं, और उसके बाद कन्नौज में, दोनों जगह शेरशाह लोमड़ी बन के हराया है। लेकिन शेर का भी मिश्रण था, तो लोमड़ी और शेर बना के हराया। इन पराजय ने उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। याद करिए, बताए थे कि अंतिम में कहा कि इतना सा तो छोड़ दो, तो उसको जो है मारा भाला और कहा कि तुम्हारा जगह ईरान, ठीक है ना, अफगानिस्तान में है बोला, बट अफगानिस्तान वो रेफरेंस में बोला बाबर के, बट बाबर तो अफगानिस्तानी है नहीं ना, असली तो वो ईरान, इराक और टर्की का वारिस है, वो तो तैमूर का वारिस है। तो इसको ईरान में जाकर के शरण लेना पड़ा था। शरण इसलिए लेना पड़ा था कि ईरान में उसके लिए कुछ बचा नहीं था उसमें। ईरान का राजा तब हो गया था शाह, उसको राजनीतिक शरण दिया था कि तुम मेरे यहाँ रहो। अब मध्य एशिया में उस समय भरोसे की राजनीति है। तब हुमायूं को लगा कि क्या पता कहीं जैसे जलालुद्दीन मांगबरनी को पकड़ के दे दिया, कहीं शेरशाह और ईरान का शाह आपस में मिल गया, दोनों शाहे हैं, हमको जो है दे दिया पकड़ के, तब क्या करेंगे। इसीलिए वो भारत की जो परंपरा है उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, भारत की परंपरा कि दोस्त है तो उसका परिवार अपना, दोस्त है तो भाई के समान है तो उसका बेटा भतीजा जैसा होगा। और ऊपर से वो राजपूत परिवार है जो शासक कर रहा है, शासन। तो राणा वीर साल, अमरकोट का राजा, तो परिवार को यहाँ छोड़ कर गया कि अगर कहीं हमको सुपुर्द भी कर दिया तो कम से कम बेटा तो है अकबर, जो बड़ा होकर के बाद में देखेगा। देख रहे हैं, इसलिए वो अकेले भागा था ईरान, नहीं तो परिवार के साथ भागता। अब ईरान में हुमायूं ने सफविद शाह, लीजिए लिख ही दिया जो हम नाम बोले, सफविद शाह की मदद ली। उसके बाद जो है 1555 में जब शेर शाह की मृत्यु हो गई तो वो फिर से दिल्ली को अपने नियंत्रण में, परंतु अगले ही वर्ष वही सीढ़ी से जो गिर गया था उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तब बाबर के बारे में जाने आप, हुमायूं के बारे में जाने। अब आइए अकबर, 1556 से 1605। जरा बताइए कि जहांगीर के मन में अकुलाहट होगा कि नहीं होगा? 49 बरस आप अकेले शासन करिएगा, तो जिस दिन आप सत्ता संभाले हैं, अगर उस दिन भी बेटा जन्म लिया होगा तो रिटायरमेंट के घर पे चला जाएगा, उसका उम्र 49 साल हो जाएगा। मतलब कि अकबर को विद्रोह करने की आवश्यकता ही नहीं है अपने पिता से,
और हुमायूं को। क्यों? बाबर जो है वो वसीयत बना के गया है कि मेरे बाद इन चारों का होगा, यानी उत्तराधिकार का एक सेटलमेंट करके गया। हुमायूं किस चीज का वसीयत बनाता है? क्षेत्र नहीं, पहले बेटा ही अकबर मात्र 13 साल में राजा बना। तो अकबर तो खुद अंडर स्कोर है, पिता की मृत्यु हो गई असमय, तो अकबर को तलवार उठाने का पिता के विरुद्ध क्या जरूरत? एक ही बेटा है, कोई संघर्ष भी नहीं होगा दो भाइयों, ठीक है। लेकिन अकबर का बेटा जहांगीर जो है, अकबर कांड भी तो कुकांड कर दिया है, जोधा से भी शादी करता है, मुस्लिम महिला से भी शादी करता है, और सबका बेटा के खड़ा हो जाएगा तो कौन बनेगा? प्लस आप 49 साल शासन कर रहे हैं, तो आपके जो 4 बेटे हैं उनमें आपसी तो खींचातानी होगा। इसीलिए मुगलों में अकबर के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। तो देखिए 13 वर्ष की अल्पायु में ये सम्राट बना। उसके शासन काल को हम 3 अवधि में बांटते हैं, बिल्कुल 56 से 17 के 70 के बीच के काल को इतिहासकार कहता है पर्दा शासन, पेटीकोट शासन, जिसको आज हम लोग कहते हैं बैकसीट प्रशासन चलाना। कि भाई हम लालू प्रसाद हैं, भले हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन अभी अगर वहां नीतीश कुमार कुछ चाह भी लेगा तो अगर लालू नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि समर्थन है उसका। इसको कहते हैं बैक सीट ड्राइविंग, कि बैठा है पिछले सीट पर बट ड्राइवर का कुछ नहीं चल रहा है। जैसे आप ही ओला उबेर कर लिए तो उसके बाद ड्राइवर का मन थोड़े चलेगा, आप कहेंगे यही वाला रोड से चलो, हमको पैसा देना है, उसको उसी रोड से जाना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं बैक सीट ड्राइविंग। तो अकबर के पीछे बैरम खान खड़ा था। अगर वो बैरम खान नहीं होता मुगल बादशाह के प्रति ईमानदार, तो शायद जो दिल्ली सल्तनत की कहानी थी वो अकबर के साथ होती। 13 साल के बच्चे को काट के फेंक देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बैरम खान अकबर को पाला पोसा, ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पाला पोसा। दोनों फर्क इतना ही है कि चाणक्य होल एंड सोल है, चंद्रगुप्त का होल एंड सोल का मतलब कि चंद्रगुप्त का पिता हुमायूं नहीं था ना, एक आम आदमी के बेटा को उठा के ले गया है तक्षशिला, तो वो बेटा जीवन भर लॉयल रहेगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये आदमी हमको यहाँ तक नहीं लाता तो हम तो एक मोर पालक के पुत्री का पुत्र थे, मोर पालने वालों का नाती थे। लेकिन अकबर को इतना तो मालूम था कि तुम नहीं तो कोई और संरक्षक बनता है, क्योंकि हुमायूं का बेटा हम है ना, तो राजा तो हम बनबे करेंगे। इसीलिए बैरम खान 13 साल की उम्र के अकबर का संरक्षक बना। तो तलवार से इसलिए नहीं काट पाएगा, है वो चाणक्य ही, लेकिन तलवार से इसलिए नहीं काट पाएगा कि पहला तो बैरम खान को राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलेगा राजा बनने का। हमेशा ध्यान रखना है कि नितिन गडकरी आज के तारीख में मोदी से कम योग्य आदमी नहीं है। राजनीतिक हालात नहीं कि पब्लिक उसके पीछे जहां जाए वहां जैसे मोदी मोदी करता है तो नितिन नितिन करने लगे तो भी हो जाएगा। राजनीतिक हालात नहीं है, और प्लस जिसके हाथ में सत्ता है वो नितिन गडकरी को चेक एंड बैलेंस किए हुए हैं। महाराष्ट्र में 2-2 सूबेदार लगाए हुए हैं जो इनकी ही भाषा बोल रहा है। फडणवीस भी, क्योंकि उसके पास अपना वजूद नहीं है, मोदी जाएगा तो ही जीतेगा, और शिंदे भी वजूद विहीन है। गडकरी जी महाराष्ट्र में ही जब कंट्रोल हो जाएंगे तो पूरा इंडिया में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक अच्छा मिनिस्टर है। तो कई बार ऐसा होता है कि हालात आपके पक्ष में नहीं होगा, आप योग्य होइएगा, लेकिन आपको एक मंत्रालय लेकर के रहना है। बैरम खान की स्थिति वही है, क्योंकि बैरम खान मुस्लिम होते हुए शिया है, सुन्नी नहीं। यहां तो चगताई तुर्क का बेटा चाहिए ना, वो तो तुर्क, और ये तो भूल जाइए, उल्टा एक अलग भाग है इस्लाम का, शिया का बेटा है। तो कैसे शासन चलाएगा? क्या हुआ? तो चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा तो बोलिए, कोई फार्मूला हो आपके पास तो हम उसको बताते, तुम गलती किए हो। क्लास में बोलने का मतलब
तो सुनिएगा, वो चला ही नहीं सकता है, पहला बात, ठीक है। दूसरा, अकबर जो है उसको 50% शिया का भी समर्थन है, जो बैरम खान के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अकबर की मां शिया है, समझ गए? मतलब अकबर की मां हमीदा बानो बेगम शाह मीर शिया संत शाह मीर बाबा दोस्त की बेटी, हुमायूं सुन्नी है, तब 75% मुस्लिम किसके साथ खड़ा? अकबर के साथ होगा। पिता की ओर से वो फुल सुन्नी, माता की ओर से 25% शिया, लकड़ दादा की ओर से तैमूर देख ही रहे हैं, बैरम खान के साथ ये वाला था, इसीलिए वो कुछ नहीं होगा। इसलिए बैरम खान इनका संरक्षक रहा और उसको कहते हैं पर्दा शासन, डिसीजन सारा वही लेता था। क्या देख रहे हैं? अपने संरक्षक बैरम खान और घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेक के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 69 में रणथंभौर पर भी कब्जा किया। यानी कि उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी के काल में ही चित्तौड़ छोड़ के उनको उदयपुर आना पड़ा, तभी ना नाम पड़ा उदयपुर। वो महाराणापुर तो है नहीं, या राणा प्रतापपुर होता अगर राणा प्रताप को शहर बसाए होते। इसका मतलब ये हुआ कि उदय सिंह का पकड़ चित्तौड़ में कमजोर पड़ने लगा, तो इसीलिए उस समय के हिसाब से उदयपुर चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। आज भी अरवल्ली पहाड़ी में आप जंगल काट दिए वो अलग बात है, इसलिए उदय सिंह वहां पे वो शहर बसाया। बल्कि वही है वो गैरिसन सिटी जो आपको पढ़ा है, महल बना के किले के अंदर शिफ्ट किया हुआ। तो ये जो है सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ को जीता। हालांकि अकबर कहा था कि ये जीत नहीं है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान। अकबर ये सोचा ही नहीं था कि हम 6000 सैनिकों से लड़ने जा रहे हैं। अकबर के पास 1 लाख सैनिक था, तो कहा कि ये तो मुट्ठी भर है, ये लोग कितना देर टिके। लेकिन वो ये भूल गया था कि लड़ने का कौशल तो 750 ईस्वी से लड़ रहा है यह वर्ग। तो उदय सिंह के उस 6000 सैनिकों में जो उनके अपने नियर एंड डियर 500 थे जो किले से निकल पाए, वही जिंदा बचा, बाकी अकबर सबको मार दिया 5500। लेकिन अकबर के 32000 सैनिक मारे गए। इसीलिए कहा जाता है कि अकबर तकनीकी रूप से उदयपुर को जीत लिया, लेकिन अगर उसको आप व्यवहारिक रूप में देखिएगा तो उस 32000 में कई योद्धा मारा गया होगा। इसलिए अकबर धीरे धीरे राजपूतों के प्रति डिपेंडेंट होने लगा कि इससे लड़ेंगे तो पूरा खत्म हो जाएंगे, इससे बढ़िया है कि इसको सेना में शामिल कर दो। देखिए 1570 और 85 के विरुद्ध अकबर गुजरात के विरुद्ध अभियान चलाया। ये फेर है गुजरात के कंट्रोल का, क्योंकि हमेशा से गुजरात का कंट्रोल ही भारत में आपको कहीं एक्सपेंशन के लिए पैसा देगा। ये समुद्र के किनारे का राज्य। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर अभियान चलाया। और ये तीनों भी जरूरी है, क्योंकि वहां से आदमी मिलेगा, आबादी। ना खाली पैसा के बल पे जीत पाइएगा और ना आबादी जीतिएगा। दोनों हो जाए तो 5 लाख सैनिक भी खड़ा है और गुजरात से उसको देने के लिए तनख्वाह भी है। इसीलिए क्या देख रहे हैं, ये दोनों विजय इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे चरण में अकबर ने ये किया और मिर्जा हाकिम के पक्ष में जो उसका सौतेला भाई था जो विद्रोह हुआ था उसको ये दबा दिया। वो टिकेगा ही नहीं मिर्जा हाकिम। कारण ये है कि आगे चल के तो देख ही रहे हैं कि पूरा राजपूत इसके साथ आ गया तो कहां से टिकेगा। अब आइए 1585 में और 1605 के बीच अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब अब तक अकबर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के जीते हुए राज्यों को ही कमोबेश अपने कब्जे में कर रहा है, विस्तार तो अब करेगा। कहता है उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, कंधार पर कब्जा किया, कश्मीर को जोड़ा। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। वो काबुल में इसका भाई शासन करता था। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई, जिसमें बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को मिला है।
और इसी काल में जो अकबर के लिए सबसे बड़ी त्रासदी थी, उसका बेटा जहांगीर का विद्रोह, जो जहांगीर किया, और यही सलीम आगे चलकर, उसका नाम था सलीम जहांगीर का। ये था इस तालिका की कहानी। आगे पहले तालिका पूरा देख लेते हैं, फिर बैठ जाएंगे। जहांगीर माने यही फर्क है ना कि वहां जब कह दिया कब पहले इसको पढ़िए, कहने का मतलब इसको पढ़ना है। जहांगीर 1605 से 1627 22 साल शासन किया है। एक तो अकबर ही लेट हो गया था, 49 साल शासन किया है। ये जो 22 साल और जोड़ दीजिए तो लगभग हो गया 76 वर्ष शासन। तो शाहजहां के मन में क्या होगा, हम भी 60 के पास पहुंचने जा रहे हैं। 40 साल का था शाहजहां, मेरा दिन ओवर हो रहा है। विद्रोह के कारणों को देखिए। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह को, महाराणा प्रताप को अकबर कभी नहीं जोड़ पाया अपने साथ, इसीलिए वो महाराणा है। लेकिन राणा अमर सिंह मुगलों के साथ संधि कर दिया। अमर सिंह को कमजोर नहीं समझिएगा, जहांगीर का पकड़ अकबर इतना है नहीं, तो वो समझ लिया कि बराबरी की संधि, हमारे इलाके में जहांगीर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए वो संधि किया है। और वैवाहिक संबंध तो बिल्कुल सिसोदिया के साथ होगा ही नहीं, क्योंकि वो अकबर के साथ संधि नहीं हो रहा है। अकबर तो छोड़ दीजिए, मतलब कि जहांगीर को, अकबर अकेला जो है महाराणा प्रताप को मैसेज भेजा था कि खाली 2 चीज आप स्वीकार कर लीजिए, हम अपने संधि के शर्त में ढील देंगे। वैवाहिक संबंध कहीं नहीं आएगा कि आपको अपनी बेटी या बहन का शादी करना है, खाली बस मेरा झंडा लगा लीजिए अपने महल पे। एक बार वो मुगलों का लिबास जो है दरबारी का, क्योंकि आपको मनसबदार बनाएंगे 5000 का 8000 का, एक बार खाली वो पहन लीजिए। उतना के लिए भी महाराणा तैयार नहीं, तब ना हम इतिहास में पढ़ते हैं, नहीं तो हमेशा इतिहास राजाओं का होता है, विद्रोहियों का नहीं। लेकिन आप अभी तक में किसको पढ़े विद्रोही में, या तो पोरस को पढ़े या नहीं तो महाराणा प्रताप को पढ़े। रिपोर्ट तो कई एक ने किया, उज्बेक भी किया था, एक लाइन से आगे नहीं पढ़े। तो आपको बताते हैं, वो संधि का शर्त लेके कहा जाता है, हल्दी घाटी के पीछे का एक कारण ये भी था, मान सिंह आया। तो जब शर्त लेकर के आए तो राजा है, राजा के साथ बात करेंगे। तो बातचीत हुआ, उसके बाद महाराणा बोले कि खाने का टाइम हो गया, तो आइए साथ में खाना लेते हैं। तो बैठा करके इसको मान सिंह को महाराणा चले और अमर सिंह को साथ में बिठा दिया, मतलब राजपाल बिठा दिए, एक तरह से ये देखा जाए, या युवराज को। तो मान सिंह थोड़ा खाना खाने के बाद पूछे कि महाराणा कहाँ गए, तो बोले महाराणा अपने निजी कक्ष में भोजन कर रहे हैं। तो कहा क्यों, मेरे साथ भोजन कर लेते। तो इनके मुंह से निकला था कि आपकी औकात नहीं है महाराणा के साथ भोजन करने, इसलिए वो आपके साथ भोजन नहीं कर सकते। तो कहा मान सिंह क्यों, मैं भी एक राजा हूँ, मेरे साथ खाने में क्या लगता है। कहा नहीं, आप अकबर के प्रतिनिधि बन के आए हैं, आप जो है क्या आमेर के साथ संधि करने के लिए आए हैं, अगर आप में दम है तो करके दिखाइए, महाराणा आपके साथ बैठ के भोजन करिए। आप तो मुगलों का मुलाजिम है ना, आपके राज में आपको राजा कह दे कि महाराजा कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप हैं तो मनसबदार, तो फिर आपका स्टेटस हम तो अकबर के साथ खा सकते हैं। क्या देख रहे हैं, महाराणा किससे तुलना कर रहा है अपना, कि हम भले न छोटा राज हैं, लेकिन हम हैं अपने राज का राजा, तुम पेशवा हो गए, समझ गए। कितनों तुम जाकर के मस्तानी के पिताजी के राज को बचा दोगे, तुम ताकतवर हो। उस फिल्म के सीन को याद करिए, लेकिन सुबह जब ऐसे मुंह धो रहे होगे ना, तो सीन देखिएगा, मस्तानी का पिता गुजर रहा होगा, तो पहले तुमको कहना होगा नमस्ते राजा जी, क्योंकि वो मस्तानी का पिता राजा है, वो साहू के साथ बैठ के बात करेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं बात करेगा। तुम भले न उस राजा से भी वीर रहो तो रहो, क्योंकि तुम उसका रिप्रेजेंटेटिव। पेशवा का मतलब ही पेश करने वाला, वो राजा नहीं है।
अगर वो एकदम सत्ता उसके पास ताकतवर था, अभी पढ़िएगा, तो 1857 में वो क्यों कहा कि हम मुगलों का पेशवा बनने के लिए तैयार हैं, राजा कहीं दूसरे का राजा बनता है। तो कहा भाई साहू का पेशवागिरी करते थे, अब हम मुगलों का करते हैं, बात इतना ही है। इसीलिए न तो पेशवा सब कुछ था और न ही मान सिंह सब कुछ था। उस समय अगर भारत में सब कुछ था तो दो ही था, या तो अकबर था और नहीं तो महाराणा थे। इसीलिए बाजीराव से के सामने साहू तो कहीं नहीं टिकता। साहू साहू था ना, शिवाजी बेटा था ना, वो राजा था, और तुम पेशवा हो, तुम बहुत योग्य हो, लेकिन तुमको तो हम यूपीएससी लेके भर्ती किए हैं ना, योग्य हो तो हो, समझ गए ना बात। हम पीएम हैं, आप भले चीफ सेक्रेटरी रहिए, लेकिन आप पेशवा हैं, आपको काम करना है, सैल्यूट मारना है, यही काम था वहां। तो आइए अब बताते हैं। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके बाद सिख, अहोम, असम का नाम अहोम से ही पड़ा है, असम के शासक अहोम डायनेस्टी के थे, तो वही अहोम अपभ्रंश होके बन गया असम, और अहमदनगर के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसका मतलब दिमाग में सेट रखना है कि अकबर के काल में असम नहीं था, बंगाल तक ही विजय हुआ था। अब आइए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार खुर्रम, शाहजहां का नाम था खुर्रम खान, तो खुर्रम ने विद्रोह किया, जो बाद में शाहजहां कहलाया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल हुआ। जहांगीर की पहली पत्नी जो है वो जोधा भट्टी राजपूत, मारवाड़ में वो लोग आज भाटी टाइटल लिखते हैं, जो लोग वहां से बिलोंग करिएगा तो वो राजपूत भाटी लिखता है। तो इतिहास के हिसाब से तो जोधा उसी का नाम, अकबर की पत्नी का नाम तो हरखाबाई ओरिजिनल, बट आप लोग अपना दिमाग में मत इधर उधर करिएगा। एक्चुअली जोधा इतनी लोकप्रिय हो गई ना कि लोग हरखा को ही जोधा मान लिया, तो इनका नाम मानबाई, यानी शाहजहां की भी मां एक राजपूत है, वो जोधा भट्टी राजपूत की बेटी का बेटा है शाहजहां। और नूरजहां जो है वो चाह रही है पूरा सत्ता अपने कंट्रोल में करना, मतलब अपने बेटों को सत्ता दिलाने के लिए। वो जहांगीर की दूसरी पत्नी। कैसे मिलेगा इसको सत्ता? शाहजहां अगर बिंदुसार जैसा भी घटिया होता, बिंदुसार उतना घटिया नहीं था, लेकिन अगर घटिया होता तब भी हेलेना का बेटा कैसे बन सकता है? प्राचीन काल में बताए थे कि नहीं कि हेलेना का बेटा कैसे बनेगा, वो तो भारत का राजा, वो तो टर्क ग्रीक की है। तो नूरजहां अफगानी महिला थी। एक बार मुगल घुल मिल गया इंडिया में, समझिएगा, अगर वो कहीं मंगोलों की बेटी होती तो एक बार मिला जुला के उसको पेश कर सकता था, लेकिन अफगानी का मतलब सीधा विदेशी होता है, तो नूरजहां कैसे सफल हो पाएगी? दूसरा, हमेशा ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज जो है ना वो ज्यादा हमेशा तहजीब फर्स्ट मैरिज को देता है, ठीक ना। कोई घटना गांव में ही देख लीजिए कि कोई किसी की पत्नी, वो मतलब कि ट्रेडिशनल विवाह ही हुआ, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था, मृत्यु हो गई, फिर दूसरी माँ आ गई, लेकिन उसको कष्ट भले होता है, पहला घर वाला बच्चा को माँ देती है, लेकिन गांव वाला उसी के साथ खड़ा होता है, क्योंकि हमेशा बोलेगा पहला घर का। तो जहांगीर का ही पहला घर का में हुआ है, पहला। नूरजहां का खुद दूसरा विवाह, क्योंकि वो शेर अफगन की पत्नी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए आप हिंदू समाज से मत सोचिएगा, मुस्लिम में तो दोबारा निकाह हो ही जाता है, तो उसकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसका दूसरा निकाह जहांगीर से हुआ। तो लेकिन नूरजहां इसको हाशिया पर धकेलने का कितना भी प्रयास करेगी, शाहजहां को धकेल ही नहीं पाएगी, क्योंकि शाहजहां को तो उल्टा दो राजपूत परिवारों का समर्थन मिलने जा रहा है, क्योंकि शाहजहां जहांगीर का बेटा है, जहांगीर मान सिंह का भांजा है,
वो जोधा का बेटा है जहांगीर। तो एक तो वहां से मिलेगा समर्थन, और दूसरा जहांगीर स्वयं मारवाड़ क्षेत्र के जोधा भट्टी राजपूत का नाती है। तो मारवाड़ और मेवाड़ दो जिसके पक्ष में खड़ा होगा, प्लस योग्यता जिसके पास होगा, उसको आप राजा बनने से नहीं रोक पाएंगे। ये है शाहजहां की कहानी। अब आइए शाहजहां 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहां का अभियान जारी रहे, क्योंकि दक्कन कभी भी पूर्णतः किसी के कब्जे में नहीं आया है। पूर्णतः अशोक के काल में भी मतलब जो ताकतवर राजा है रहा, जैसे वो गया पूरा जंगल क्षेत्र है, वहां शासन करना मुश्किल है, तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। अफगान अभिजात खान जहां लोदी, यहां अभिजात का मतलब फ्यूडल सामंत, एक अफगान सामंत जिसको कोई पद ये दिया होगा, जहां लोदी ने इसके काल में विरोध किया। ये लोदी है, समझ रहे हैं, पुराना लड़ाई पानीपत वाला में लोदी वर्सेस बाबर। इसको लगा कि हम अफगानियों को साथ लेकर के सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि ये नूरजहां के गुट का आदमी था। नूरजहां भी अफगानी थी। अब आइए अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। ओरछा का राजा वीर बुंदेला को शाहजहां पराजित किया था। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफविदों के शासन में चला गया। अफगानिस्तान में जो कांधार का इलाका है, नक्शे में देखिए, ब्लान नहीं दिखेगा। अब ये अकेला जो अफगानिस्तान में बड़ा ब्लान नहीं है, तब इसी काम चला लेंगे। चलो देख लीजिए, हाँ ऐसा ब्लान खोलिए, ये रहा अफगानिस्तान काबुल। अब इसी में ये ऊपर खोजिएगा, ये क्या लिखा है, बगरान, इसी, हाँ इसी के ऊपर है बल्ख। तो बल्ख के ऊपर जो है, समझना अपने को सब काबुल के आसपास, ठीक है। तो बल्ख पर जो है इसका, तो वहां पर सफविद वंश नाम था, सफाविद मिल गया। अच्छा दिखाइए, तो ये देखिए आपके वाले में फिर ये इधर यहाँ पर है, ठीक है, वहां से देख लीजिए। तो सफविद डायनेस्टी क्या हुआ, नहीं मिला उसमें। अरे तो फिर आपका टीटी यही वाला ऑक्सफोर्ड वाला ही बढ़िया, आप वही तो रखते हैं। पेज बताइए तो क्या है, अच्छा एडिशन बदल गया है, को धोखा हो गया, ठीक है, उसमें से मिला लीजिएगा, ठीक है। बल्ख को कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वहां सफविद डायनेस्टी हुआ, जैसे मुगल उनके हाथ में चला गया। 1632 में अहमदनगर पर मुगलों की अंतिम विजय हुई। बीजापुर के सेनाओं को सुलह के लिए निवेदन किया। शॉर्ट में पूरा इतिहास पढ़ा दिया आपको। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच, यानी दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, इन सबों के बीच अब फिर फाइट हो रहा है सत्ता के लिए। 4 भाई है, इसमें औरंगजेब विजय हुआ, अब दारा शिकोह और उसके 3 भाई जो हैं उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शाह सुजा एक है, मुराद दूसरा और दारा शिकोह तीसरा, औरंगजेब चौथा। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया, यानी पुत्र जो है अपने पिता को आगरे में कैद कर दिया। इसीलिए बार बार जो कहते हैं ना, गुजरात नो कलंक औरंगजेब, उसके पीछे यही सब कारण है कि ये अपने यहाँ का कल्चर नहीं है कि बेटा पिता को जो है कैद कर दिया। अब आइए औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह किया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विरोध कर दिया। उसका कारण ये था कि मारवाड़ और मेवाड़ ये 2 ऐसा राज्य था जो मुगलों के प्रति लंबे समय तक वफादार रहा।
मेवाड़ वैवाहिक संबंधों के द्वारा और मारवाड़ आपसी कूटनीति के द्वारा। तो मारवाड़ का जो शासक था जसवंत सिंह, इसके समय था, औरंगजेब के काल का, और मेवाड़ का राजा था उस समय जय सिंह। औरंगजेब को लगा कि ये दोनों राजपूत अगर कहीं इकट्ठा हो गया, क्योंकि अब पुराना संबंध कहां चला गया, जय सिंह की बहन थोड़े औरंगजेब के यहां शादी की हुई है। जय सिंह मान सिंह का पोता है, बुआ दादी की शादी हुई। इधर भी परदादा से शादी हुई है बुआ दादी की। औरंगजेब का पिता शाहजहां का पिता जहांगीर, उसका पिता है अकबर। क्या संबंध समझेगा, अब तो अपना राज्य के बारे में सोचने लगे। तो ये लगा इनको कि ये दोनों जो है ना हिंदू, बल्कि यहां हिंदू कहिएगा तो भाजपा के तरह का हो जाएगा, राजपूत, क्योंकि सत्ता को चुनौती दे रहा है। अगर उत्तर भारत में रहा तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, औरंगजेब के दिमाग में यही। और जसवंत सिंह से एक मिस्टेक हुआ था कि दारा सिकोह को थोड़ा बहुत सहानुभूति दे दिया उत्तराधिकार के युद्ध, तो औरंगजेब को उसका भी खुन्नस था। लेकिन इन दोनों के पास से सत्ता ले लेना, यानी कि औरंगजेब को एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ जाता, तो उसको डिप्लोमेसी से बाहर किया। कहा कि भाई आप तो हमारे मनसबदार हैं, तो हम तो आपको जहां भेजे जाना पड़ेगा। तो जसवंत सिंह को कहा कि जाओ अफगानिस्तान देखो तो डिस्टर्ब, जोधपुर से उठा के उसको भेज दिया वहां, और कहा क्या कि जोधपुर राज आप ही का है, लेकिन आप वहां जाइए, आप मेरे मनसबदार हैं ना 30,000 के, तो आप जाके शांत करिए अफगानिस्तान। आज जय सिंह को कहा कि जाके शिवाजी को मैनेज करो दक्कन में, दोनों को उत्तर भारत की राजनीति से पार करो। अफगानिस्तान में भेजने के पीछे था कि जय सिंह की जसवंत सिंह बाहर हो जाए, और जय सिंह को भेजने के पीछे था कि दक्कन में हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ा देना है, क्योंकि दक्कन का सूबेदार जब इसको बना के हम भेजे हैं जय सिंह को, तब तो फिर शिवाजी और जय सिंह दोनों ही लड़ेगा। तो शिवाजी के सामने अगर 40% जनता को भी जय सिंह मैनेज कर लिया, तब मुसलमान बोला तो मेरे ही साथ रहेगा, तो शिवाजी वहां अकेले पड़ जाएंगे। शिवाजी अगर मराठा है तो जय सिंह भी राजपूत है, उसका भी हिंदुओं में एक जनाधार है। तो ये यही सोचकर भेजा कि ये दोनों अगर भिड़ जाए ना आपस में तो मजा आ जाएगा। लेकिन शिवाजी थे ना भाई, अफजल खान की हत्या कर दिए थे शिवाजी। जय सिंह के पहले जिसको बना के भेजा था मुसलमान था, मार दो, उससे तो और ज्यादा ध्रुवीकरण होगा, मराठे साथ आ जाएंगे। लेकिन जब जय सिंह गया बात करने, तो एक बार सोचिएगा कि जय सिंह उनको क्या काउंटर गारंटी दिया, जो कि औरंगजेब से मिलने आगरे में आ जाना, जो सबसे बड़ा विद्रोही है औरंगजेब का, उसको किस स्तर तक जय सिंह समझाया होगा। तो वहां हिंदू कार्ड नहीं चला इनका, दोनों हिंदू मिल गए आपस में और कहा कि आप जाइए औरंगजेब से बात करिए, हम आपके जान का काउंटर गारंटी देंगे। आप बताइए कि औरंगजेब की गलती कि आपसे मिलने शिवाजी है, आपसे मिलने कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हो सकता है रियासत छोटा हो, बट कद तो कद होता है ना, वो तो समझना पड़ेगा ना कि कौन किस प्रकार का आदमी है। तो मुगल जो है वो 2 प्रकार का हॉल बना के रखा था। जब वो आम आदमी से मिलता था तो उसका नाम रखा था दीवाने आम, वहां भेड़िया धसान लोग खड़े ही रहना है, अब बादशाह ऊपर बैठेगा। एक था दीवाने खास, वहां बराबरी में बिठा के बातचीत करते। तो शिवाजी को सबसे पहले कहा अपने सैनिकों को बेइज्जत करने के लिए कि इसको दीवाने आम न ले जा खड़ा कर, यानी तुमको जय सिंह मैनेज करके दे रहा है, दक्कन में एक वफादार दोस्त हो जाता अगर तुम उसके साथ मैनेज कर लेते। तुम्हारा परदादा भी मैनेजन किया था अकबर, अगर वो मैनेज करता, रहा शाह कसर जहांगीर मैनेज किया चित्तौड़ के साथ, तो उसको दीवाने आम में खड़ा कर दिया।
अब ये सोचिएगा कि अगर आप ऊपर बैठे हैं मंच पे और सामने भले न वो मतलब कि आदमी खड़ा है, तो कौन है ये समझना होगा। कई बार देखिएगा राजनेता को, अरे आप वहां आइए आइए यहाँ बैठिए, वो इतने में भाव विवल हो जाएगा कि मेरा सम्मान किया। तो उल्टा शिवाजी कहता है कि नहीं, लाइन में लगना है, जब नंबर आएगा तो बात करेंगे। तो शिवाजी तलवार लेके कूद पड़े वहीं उसके ऊपर। तो शिवाजी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? जयसिंह भवन। इसीलिए शंका है कि शिवाजी भागे नहीं थे, भगाए गए, क्योंकि धोखा दे दिया ना औरंगजेब। इसमें जयसिंह की कोई गलती नहीं है भाई। आप सोचिए, पुरंदर की संधि इतनी महत्वपूर्ण संधि करा दिया शिवाजी के साथ, जिसमें शिवाजी सब कुछ मानने को तैयार हो गए, और उसके बाद तुम ऐसा किए। तो इनको आगरे के किले के अंदर जो उनका अपना वाला था जयसिंह भवन, वहीं कैद करके रखा, और वहीं शिवाजी लड्डू बांटते हुए चले गए। कोई कर्मचारी पते नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? जय सिंह भवन में कर्मचारी तो जयसिंह का ही होगा ना, तो लड्डू लेता होगा, कहता होगा शिवाजी आगे बढ़िए, तो पता नहीं रहा कि कौन है। तो शिवाजी वहां से गए, और उसी दिन जयसिंह प्रण लिया कि अब हम उत्तर भारत वापस लौटेंगे। और औरंगजेब के दक्कन का सूबेदार ही बन के वो रह गया। नतीजा क्या निकला? तो नतीजा निकला कि गुरु गोविंद सिंह के बीच में पुल कौन बनेगा। जब गुरु गोविंद सिंह का आक्रमण शुरू हुआ, तब इनका हाथ पैर फूलने लगा कि हम तो मुसलमान, धार्मिक रूप से गप कैसे करेंगे। तो आज अगर क्या कहते हैं जयसिंह होता, तो सिख तक करीब तो हिंदू के ही होगा ना। तो आज अगर एक वाला वो मैनेजमेंट हो गया होता, अगर शिवाजी वाला, तो जयसिंह दूसरे भरोसे के साथ जाता गुरु गोविंद सिंह से बात करने, और गुरु गोविंद सिंह भी स्वीकार कर लेते। क्योंकि अगर गुरु गोविंद सिंह ऐसा नहीं करते, तो गुरु गोविंद सिंह 5000 का मनसबदार क्यों बने थे बहादुर शाह के काल में? इसका मतलब था कि अगर मैनेजमेंट करने वाला कोई आदमी हो तो हो सकता था। ये थी औरंगजेब की पहली भूल, कि जब उसके खिलाफ जाटों ने विद्रोह किया, कौन जाएगा बीच में? या तो जाओगे तलवारबाजी करोगे तो और विद्रोह बढ़ेगा, और जयसिंह होता तो मैनेज करता। अब वही कहानी क्या हुआ, जसवंत सिंह चला गया अफगानिस्तान। उस तो दोनों राजपूत जो मेन था राजस्थान का, वो बाहर है। तो उत्तर भारत के राजपूत विद्रोहों को कौन दबाएगा? औरंगजेब इसलिए बदनाम हो गया। तो अब सुनिएगा, तो हुआ क्या कि जमरूद एक जगह है अफगानिस्तान में, जहां जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। और जसवंत सिंह का बेटा नाबालिग था अजीत सिंह, और जसवंत सिंह का सेनापति था दुर्गादास राठौर। जो आप जाते हैं जोधपुर, तो जो एकदम सबसे ऊंचाई पर टीवी टावर के बगल में जो एकदम बड़ा सा घोड़ा पे तलवार लिए हुए है। तो मुगलों ने क्या कहा था, मतलब कि अकबर ने क्या कहा था राजपूत संधि में, राजपूतों के साथ जो विलय पत्र किया, सबसे पहला था कि साल में एक बार इधर आना है आगरा, एक ही बार आना है, पूरा हिसाब कर देना है, हिसाब करके मेरा जो हिस्सा बनता है दे देना है। अपने किला में खाली मुगल का झंडा लहराते रहे। उसके बाद 370 शासन राजपूतों को अपने हिसाब से करना। समझ गए? दूसरा क्या कहा था कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका कौन बनेगा उत्तराधिकारी, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। आपका 2 बेटा लड़ जाए आपस में, मर जाए, जो फाइनल राजा बन जाएगा ना, हम उसको राजा मान लेंगे। और वही मान सिंह के समय में हुआ था। जोधा अकबर सिनेमा देखिए, मान सिंह का चचेरा भाई जो जोधा का गुरु था, जो तलवार सिखाया था, सोनू सूद, उस सिनेमा उसको कहाँ मिला था गद्दी? क्योंकि जोधा का पिता मान सिंह का पिता, जबकि वो भाई साहब वो चचेरा भाई था, बोल दिया कि मान सिंह राजा होगा। अकबर मिलने तक नहीं गया उससे, क्योंकि भाई हम
आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति, प्लस उत्तराधिकार कौन होगा वो आप तय करिएगा। इन्हीं मुद्दों पे संधि हुआ था। तो फिर अब अजीत सिंह राजा बनेगा कि परमजीत सिंह बनेगा, उससे आपको क्या लेना देना है? औरंगजेब को लड़ने दीजिए, तय करेगा, फिर आप बनाइएगा। बस औरंगजेब कहा कि नहीं, खत्म, अब ये राज्य मेरा, अब हम जिसको सूबेदार बनाएंगे वो बनेगा। एक मुस्लिम आदमी को कहा कि ये बनेगा सूबेदार। बस उसी पर दुर्गादास राठौर जो है वो तलवार उठा लिया और अंत में औरंगजेब को मुंह का खाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां समर्थन ही नहीं मिला। तो अंत में मानना पड़ा कि नहीं, अजीत सिंह ही राजा। वो घाव भरा नहीं था। इसीलिए जब उसका बेटा राजा बनेगा बहादुर शाह प्रथम, तो वो तो 60 वर्ष का आदमी था, रिटायरमेंट के समय में राजा बना। तो अजीत सिंह उससे पूछेगा कि हम हैं क्या? इसीलिए उसको कहा कि आप राजा नहीं है, महाराजा है। अजीत सिंह को उपाधि दिया। जय सिंह का पोता भी जय सिंह ही है, इसीलिए घबराइएगा नहीं। आमेर में 2 जय सिंह आएगा। एगो 1680 वाला औरंगजेब के काल का जय सिंह, जो बेचारा चुपचाप औरंगजेब के प्रति वफादार रहा। एगो आएगा 1720 के आसपास जय सिंह, जिसका भाई है विजय सिंह। दोनों बीच में सत्ता का संघर्ष होगा। और वो जो है जय सिंह ही जयपुर का स्थापना करने वाला वो है जय सिंह 2। वरना उसके पहले आमेर से शासन होता है। जो आप जाते हैं जयपुर और फिर बस पकड़ के 12 किलोमीटर पहाड़ पे जाते हैं, वो वहां से शासन होता है। हवा महल वगैरह जो देखते हैं वो जय सिंह बनाया है, वो वाला जय सिंह है। ठीक है। तब जय सिंह बोला, तब मेरे बारे में बताओ क्या दोगे? तो उसको कहा कि आप सवाई राजा है। सवा 1.25 राजा नहीं है, 1.25 राजा है। देख रहे हैं ना, उनके बेटों को ये करना पड़ा। तो कैसा डिप्लोमेसी है, देख रहे हैं। मध्यकाल पर्दे में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पेंसियन से? तो चलिए अब देखिए क्या कहता है कि हस्तक्षेप किया। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध अभियान प्रारंभ में सफल रहे। देखिए सेम बात लिखा है कि नहीं, हम तो देखे नहीं थे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। इसके पिता नहीं, इसका बेटा औरंगजेब का, ठीक है ना। अकबर ने विद्रोह किया जिसमें उसे मराठे और दक्कन सल्तनत का सहयोग मिला। अंत में उसको सब कुछ भागना पड़ा। औरंगजेब इतना शक्की था कि बेटा के पीछे भी गुप्तचर रहता। तो जैसे ही बेटा दक्कन की ओर निकला, गुप्तचर बता दिया कि मामला गड़बड़ है, अबरी आप ही कैद होइएगा, जैसे आप शाहजहां को किए थे। तो क्या देख रहे हैं, बेटा की राम भगा दिया। मतलब ये इतिहास ध्यान रखिएगा। हम आप जिस इमोशन की बात करते हैं ना, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी, मिडिल क्लास में अभी अगर खाली राहुल को पता चल जाए कि प्रियंका पीएम कैंडिडेट है, हत्या हो जाए। समझ गए? वहां जाने के बाद इमोशन नहीं होता है। और उस स्तर तक पहुंचना है। गार्गी भी है क्लास में, इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा आपको भड़काने के लिए बोल रहे हैं। आप एक बार अपने मन से सोच के देखिए, आईएएस में एगो पोस्ट निकले, सिर्फ एक। सरकार उसमें ये लिख करके दे कि 2 ही आदमी फार्म भरेगा, एक आप और एक आपके पापा। उस दिन फार्म डालिएगा उनका पोस्ट ऑफिस में, अगर आपको फार्म दे दें तो। बस यही चीज समझ गए। हमेशा नैतिकता का शब्द को अंतिम पे ले जाके सोचने का। हाँ, चूंकि वो ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए बार बार कहेंगे कि हम पिता का सम्मान करते हैं, पिता कहेगा हम बेटा को मानते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये सोचिएगा कि एक ही सीट हो, एक आदमी कह दे कि हम विड्रॉ कर लेंगे, तो मान जाएंगे। न पिता कहेगा न बेटा कहेगा, दोनों इसी ताक में होगा कि फार्म हमको दे दे भरने, तक उसका फाड़ के फेंक दे, हम निर्विरोध पहुंच जाए। ये है कहानी। इसलिए यहां मत ये सब सोचिएगा कि बेटा तक को ईरान भगा दिया। ठीक है। अकबर के विरुद्ध विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेना भेजी, क्योंकि दक्कन के शासक ने उनको सपोर्ट किया। 1685 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को मिला दिया। 98 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठे जो छापामार पद्धति का उपयोग करते थे, इसको कहते हैं गुरिल्ला वॉर, तानाजी सिनेमा,
ऊपर से जो है पहाड़ में छिपा हुआ है और अचानक आक्रमण करेंगे। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट और सतनामी दोनों के बारे में बताया आपको, विद्रोह हुआ था। और उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। और उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हुआ, वो होना ही था, जिसमें बहादुर शाह प्रथम विजयी होगा और वो राजा बनेगा और वहां से मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाएगा। मजाक में कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया इंतजार करता है कि कब मरे और हम शुरू, समझ गए? एक्चुअली नहीं, वर्ल्ड में 1707 के बाद ही उस तरह की घटनाएं घटने लगी, उपनिवेशवाद और ये सब, वहां से जो है मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। अब आइए, क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल। सब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष बार बार हो रहा है, देख रहे हैं। उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। सही बात है, जब अकबर राजपूतों से दोस्ती कर लिया तो अब कहां टिकेगा उसके सामने जो है अफगान। अब आइए, मुगल और अहोम अगला चैप्टर पढ़ाएगा। सिख 8 और 10 में है। मेवाड़ मारवाड़ 9 है के संबंधों पर भी गौर करें। वो पूरा रिलेशन हम पहले ही बोल गए, हमको लग रहा है कि आप इस चैप्टर में वही सब चीज पढ़ेंगे। सफेद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों के बारे में क्या अंतर था? तो हुमायूं यहीं शरण लिया था, अकबर यहीं आक्रमण किया था, यही दोनों के बीच में अंतर है। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? बिल्कुल नहीं, शिवाजी सामने थे, दक्कन में युद्ध कैसे अंत हो जाएगा? 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत में पहली बार युद्ध किया था। तोप का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर पानीपत के युद्ध में किया था। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में आई थी। यानी बारूद जो है, अभी छोटा सा लगा बम फोड़िएगा दिवाली में, उसका प्रयोग पहले भारत में नहीं होता। समझ गए? अब देखिए, धार्मिक बात नहीं बोलना चाहिए, इसलिए दिवाली जरूर मनाया जाता है। जब 14वीं शताब्दी पहले बारूदे नहीं मालूम था, पटाखा कौन फोड़ता था? एक बार सोचने की बात। इसीलिए अगर आपको कोई कहे कि दिवाली में दिया मत जलाओ, तो वो मेरे संस्कृति पे हमला है, फिर उसका जम के मुकाबला में झगड़ा बुला नहीं, एकदम मट्टी दिया ही जलाओ। लेकिन कोई कहता है कि पटाखा नहीं फोड़ो, तो इसका मतलब है कि वो मेरा ओरिजिनल है ही नहीं। एक्चुअली ये मध्यकाल का देन है, मुस्लिमों को दिखाने के लिए छोड़ते थे उस दिन पटाखा कि हम में भी ताकत है। तो अब देखिए, अब यहीं पे ये सोचिएगा कि राम भगवान जब लंका जीत के आए थे तो दिवाली मनाई गई थी, बारूद था उसमें, तब तीर धनुष चलाया गया होगा उस दिन खुशी में, लेकिन पटाखा तो नहीं फोड़ा गया होगा। तो फिर ये तो बाद का घटना है। यानी कि ये धर्म में एडिशनल है, वैल्यू एडेड जिसको कहते हैं। अब आइए, आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन के क्षेत्रों में हुआ। 14वीं शताब्दी, यानी बारूद का इस्तेमाल बाबर के पहले से हो चुका है। 14वीं शताब्दी का मतलब 1300। फर्क इतना ही है कि उस समय, ध्यान दीजिएगा, उस समय वो जो देखते थे ना रजिया वगैरह में कि धनुष चलाता था आगे आग लगा करके, वो क्या था? वो बारूद वाला ही तो था जो चलाता था। उस समय तोप का गोला बना करके जो है ना, वो वाला सिस्टम नहीं था। ठीक, उक्का यंत्र चला रहा था शेरशाह, वो जो बताए थे छील के फेंकना। अरे कहाँ, सब वही तो 14वीं शताब्दी का चीज था। बाबर कहा कि सब पुराना पड़ गया, अब हम इतना बड़ा तोप लेके आए हैं कि एक गोला जिस पे गिरेगा तो 200-400 सैनिक मर जाएगा। तो यही दोनों में फर्क है। बाबर ने इसका प्रयोग किया था। तो ये पूरा हो गया। एक बार इस नक्शा को देख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे कल। उसका रीजन है, इतना एक साथ लिख नहीं पाएंगे। नक्शा देखिए, ये जो शासन दिखाया जा रहा है, ये अकबर का साम्राज्य के बारे में बता रहा है। लिखा है क्या? हाँ, अकबर का शासन सोच, वो हमको नक्शा ही दिख जाता है। ये जहां कटा हो मुगलों में, देखिए सब पहचानने का तरीका बता। यहाँ जैसे खाड़ी जैसा लगे, अरे तो बंगाल का खाड़ी है। अब बस ये
गोदावरी नदी के नीचे नहीं जाए, ये है अकबर। समझ गए ना? उसके बाद वो नीचे बढ़ेगा। और सेम यही कहानी होगा, गुजरात से नीचे नहीं जाए प्राचीन काल में, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर हो गया? यही टूटा हुआ हमेशा रहता है। अशोका भी यही उड़ीसा जीता था। ये अकबर की मृत्यु के समय वो अपने उत्तराधिकारियों को कितना बड़ा राज दिया, उसको ये नक्शा में दिखा। तो पानीपत, दिल्ली और आगरा, इसको देखिए, दोनों के बीच में आता है मथुरा। तो ये बाबर ने अकबर को, मतलब कि हुमायूं अकबर को उत्तराधिकार में दिया। और दिल्ली पर शासन होने वाले आदमी का पंजाब, लाहौर, और चूंकि वो काबुल कांधार से आया था तो वो रहेगा। ये अकबर को बाबर से विरासत में दिया। अभी आप पढ़े थे कश्मीर विजय अकबर किया था, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कश्मीर अकबर एक काल में भारत में आया, अशोक में भी पढ़ाए थे, इसने कश्मीर विजय किया था। श्रीनगर तो शहर ही अशोक बसाया है, इसलिए श्रीनगर वाला से तो दस्तावेज मांगे दे नहीं पाएगा। अगर कहें कि ला अशोक के काल में तुम्हारे पास जमीन था कि नहीं, तो क्या कहते हैं, वो श्रीनगर बसाया है। तो अकबर ने श्रीनगर को जीता। अब देखिए, जीतने वाले चीज को देखते हैं, क्या देख रहे हैं? जिसके नीचे ईयर लगाया है अकबर उतने जीता है, उसको बाकी विरासत में मिला है। समझ गए? तो 1586 में कश्मीर को जीता, यानी अकबर उस इलाके में एक विस्तार किया कश्मीर, बाकी या तो उसके पूर्वजों ने जीता था या ऑलरेडी उसके क्षेत्र में था। गुजरात विजय किया था 1572, चित्तौड़ को जीता था 1568, रणथंभौर को जीता था 1569। आज जितना बेहतरीन तरीका से लोग गुजरात जीतेगा ना, उतना ही बेहतरीन तरीका से मालवा जीतना चाहिए। मालवा को इतिहासकार कहता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। मतलब अगर आप मालवा ही नहीं जीते हैं तो कैसे दक्षिण भारत जाइएगा? इसलिए चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे अशोक हो, और चाहे मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी हो, वही जीता है, और चाहे अकबर, मालवा तो जीतेगा ही जीतेगा। अंग्रेज यहीं पर जो है चालाकी किया कि नहीं जीत पा रहा था, क्योंकि वहां लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड मालवा में ही आता है, बगल में। तो यही सिंध या परदादा दोस्त बना लिया, या फ्रेंड बना लीजिए उस इलाके के आदमी को। हम कहते हैं कि मालवा गेटवे ऑफ साउथ इंडिया नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि अगर आप बंगाल पे शासन कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए, और आपका इच्छा हो जाए कि हम अपना विस्तार गुजरात तक करें, तो मालवा बिना पार किए आप पश्चिम नहीं आ पाइए। अगर आप गुजरात पे शासन कर रहे हैं और अगर वो मुंगेर में जाकर के पाल वंश के राजा को हराता है, ठीक है ना, नागभट्ट द्वितीय, तो बिना मालवा पार किए हुए कैसे जाएगा? यानी मालवा उसमें उसके क्षेत्र में होना चाहिए, घूमने नहीं गया था, ट्रेन से निकल जाएगा, क्षेत्र होना चाहिए उसका, ठीक है? तो ये बोलिए, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण। राजपूत जब जब आएगा कन्नौज जीतने, तो फिर वो नीचे से बिना मालवा जीते ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना? तो मालवा इसलिए इम्पोर्टेंट। और इसीलिए हर्षवर्धन चालाक था, इतना कमजोर राजा बलबी था, मैत्रक बहुत ताकतवर नहीं है, पढ़ाने लिखाने वाला राजा है, बलबी को शिक्षा का केंद्र बनाया है। कहा कि इसको दामाद बना ले, क्योंकि ये पुलकेशिन का जो आक्रमण होगा ना, उस समय ये बैरियर का काम करेगा, हमको आके नहीं लड़ना पड़ेगा। तो देख लीजिए, मालवा जीता, पटना, बिहार, बंगाल जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा जीता था, लेकिन ये कलर नहीं दिया, मतलब यहाँ उसका कब्जा खाली एक हुआ थोड़े समय के लिए, लेकिन वो उसके साम्राज्य का अंग नहीं रह पाया, फिर वो विद्रोह होके स्वतंत्र हो गया। ये है पूरा अकबर की कहानी।
अब अगला क्लास में देखेंगे, अभी तो 5वें दिन हम ही पढ़ाते हैं। तो कल क्या करेंगे, पहले इतना लिखावेंगे और उसके बाद फिर उत्तराधिकार की मुगल परंपरा आगे